नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज से हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस की। जी हाँ, एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर लगी हुई है। मैं खुद भी उत्तर प्रदेश की एक लंबी यात्रा करके आया हूँ और तब हमने वहाँ पर जाना कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। लोगों का मन भी टटोला, लोगों की चीज़ें भी टटोली। लेकिन उससे पहले आज यूनिफॉर्म बात करते हैं। हम पूरा का पूरा एक उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के एक बात करते हैं कि क्या सच में आएगा योगी ही? क्या मोदी का जलवा बरकरार है? प्रियंका दीदी कहां तक चलेंगी? मायावती आखिर साइलेंट क्यों हो गई हैं? और साइकिल कितनी तेज दौड़ पाएगी? ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सियासी हलचल होती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। सबसे बड़ा राज्य है, बहुत 400 विधानसभा सीटें हैं, बहुत लंबा चौड़ा पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल है, बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर एक समय था जब कांग्रेस ने वहां पर राज किया था। अब समय है बीच में, फिर उसके बाद में सपा बसपा उनकी सरकारें रही, भाजपा की सरकार रही, भाजपा फिर दोबारा सत्तारूढ़ है, योगी के कंधों के ऊपर उसका भार है और मोदी जो है एक तरीके से योगी के खवैया है। कुछ चीजें जब हमने जानी, हम पूरे उत्तर प्रदेश की जब यात्रा करके आए तो फैक्टर्स कुछ कौन कौन से हैं। आखिर बीजेपी को कौन सा नुकसान हो सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई बहुत सुपर पावर के अंदर है, मोदी के नाम का बहुत बड़ा जलवा चल रहा है, योगी के नाम का बहुत बड़ा जलवा चल रहा है। अगर आप ग्राउंड पर जाते हैं तो ग्राउंड पर जाने के बाद में आपको देखिए वहां पर बहुत सारी स्थितियों को देखना पड़ता है। पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, बहुत उत्तर प्रदेश की सिचुएशंस बहुत अलग अलग है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो नदियों के सहारे कुछ चलती है, धर्म आधारित राजनीति चलती है, तो कहीं पर गैंगस्टर वाली राजनीति चलती है, कहीं पर बाहुबल चलता है, कहीं धनबल चलता है, कहीं विवेक चलता है। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जहां पर सत्ता किस किस तरह से प्रभाव डालती है। ये तमाम चीजें आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। लेकिन एक जो सबसे अच्छी चीज है उत्तर प्रदेश की वो ये है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता चर्चा करता है राजनीति को लेकर के। अगर आप पान की थड़ी पर जाएंगे या चाय की थड़ी पर बैठेंगे या आप कहीं पर भी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपको राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, जागरूक मतदाता ही सबसे बड़ी पहचान होती है लोकतंत्र की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका मतदाता जागरूक होना चाहिए। देखिए, सियासी पाले चल दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको देखने को बताऊं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर आप कितनी भी बात करें, चुनाव आयोग ने जो है अब अपनी डेट्स घोषित कर दी हैं। ऐसे में वर्चुअल रैली की बात की गई है कि भाई आपके कलेक्शन जो मतदाता से हैं, बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की कुछ बाउंडेशन जो है लगा दी गई हैं। इससे पहले कि डेट डिसाइड होती, उससे पहले आप सोचिए कि जो मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां करी हैं। मोदी ने, और जितने ज्यादा वो विकास के काम के इनोग्रेशन और जितने ज्यादा विकास के काम के आगे के वादे हैं वो तमाम चीजें मोदी कर चुके हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी इसमें का पलड़ा इस समय इससे भारी है, क्योंकि मोदी के दौरे उन्होंने करवाए थे। मोदी के इन्होंने इस तरीके से पूरा का पूरा, आप चाहे मेरठ देख लें, चाहे आप बनारस देख लें, चाहे आप उस तरफ अमित शाह का दौरा देख लें गोरखपुर की तरफ, तो ये तमाम चीजें ऐसी हुई हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी ने वापस माहौल को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राह इतनी आसान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की राह इतनी आसान नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी घिर गई है उत्तर प्रदेश के अंदर ही। लेकिन फिर भी कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है कि कोई बहुत बहुमत के अंदर वो आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की राह इतनी आसान नहीं है। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई मोदी के नाम पर वोट बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी जो पार्टी है, आप इसकी भी बात मानोगे, जो दूसरी पार्टी है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये भाई तीन ही पार्टी आप मेन मानिएगा, और एक बीजेपी है, तो रूलिंग पार्टी है बीजेपी। तो सपा, बसपा या कांग्रेस, इन तीनों के अंदर भी कोई ऐसा मादा नहीं है कि ये तीनों में से कोई एक ऐसी पार्टी निकल के आ जाए जो पूरी की तरह मतलब शेड में छा जाए भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर या उत्तर प्रदेश के ऊपर। ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ फैक्ट्स तो हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी को दो हाथ करने पड़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को लोग भूल नहीं सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने गुड फेथ में आकर के चुनावों से ऐन पहले अभी संसद के अंदर
अपने जो बिल थे इनके उसको वापस लेने का इन्होंने ऐलान कर दिया था, बिल वापस भी हो गए किसान बिल, जिसके लिए किसान सालों, मतलब आप सोचिए एक लंबे टाइम तक सड़कों पर रहे, सर्दी गर्मी बरसात उन्होंने सहन करी, और ये गांव गांव से निकल करके किसान गए, तो वो किसान नहीं भूल पा रहे। 700 किसानों की मौत हो गई, 700। अब ये 700 मौतें कम नहीं है, 700 मौतें अलग अलग गांवों से हुई हैं, हर गांव उस दर्द को झेल रहा है। और एक बात मानिएगा आप कि वो मोदी को कोस भी रहा है। अगर इनको करना था तो ये पहले कर सकते थे, इसको विड्रॉ कर सकते थे, चीजों को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसान फैक्टर जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजनीति में आप ये मान के चलिएगा कम से कम 40% सीटों पर सीधा इंपैक्ट डालता है। 40% मतलब 150 से 200 के बीच की सीटें ऐसी हैं जिस पर किसान आंदोलन का सीधा सीधा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यह चीज है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो पहला फैक्टर जो सबसे पहले बीजेपी को 2-2, 4-4 हाथ होना पड़ रहा है वो है किसान फैक्टर से। देखिए इससे पहले भी हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा करी तो ये बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले माफिया राज था, जैसे सपा की सरकार हुई हो या बसपा की सरकार हुई हो, तो लोग ये कहते थे कि वहां पर माफिया राज बहुत चला, मतलब लोग परेशान रहे, गुंडागर्दी से परेशान रहे, तमाम चीजों से परेशान रहे, माफिया राज बहुत चला, हर जगह पर छोटी छोटी उगाई और बेलगाम होती हुई जो है क्राइम था वो बेलगाम होता हुआ नजर आया इस तरीके के। लेकिन जब से योगी ने शासन संभाला तो अपराध जो है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करने का उनका वादा था, काफी हद तक वो सफल हुए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी शैली अपनाई एनकाउंटर की। देखिए जो आप एनकाउंटर की शैली को अपनाते हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में कहे जाते हैं आप, तो कहीं ना उसका भी एक बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि बहुत अच्छा आपको जन समर्थन मिलेगा इन तमाम चीजों का, लेकिन कोई वर्ग एक ऐसा भी होता है जो इसको गलत भी ठहराता है। जैसे अब आप समझिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, तो विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद में स्थिति ये बनने लगी कि ब्राह्मणों को लेकर के योगी जो है ब्राह्मणों के ही एनकाउंटर करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ गैंगस्टर ऐसे भी थे या कुछ ऐसे आपराधिक तत्व भी थे जो उनके रह रहे थे, उनके उसके अंदर रह रहे थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर भी थे, तमाम लोगों के अंदर थे, तो ऐसे लोग भी थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, उसको मार दिया, 1-2 गैंगस्टर। तो ब्राह्मण वर्ग जो है, जो ब्राह्मण बहुत बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, तो ब्राह्मण वर्ग का एक वर्ग जो है इसको लेकर के बड़ा नाराज हुआ कि आप कानून की तरह भी चल सकते थे, लेकिन आपने ब्राह्मणों को जो है ठिकाने लगाने के लिए, चाहे वो एनकाउंटर के हिसाब से, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो है उससे नाराज हुआ। दूसरा, एक सबसे पीएम की सुरक्षा के ऊपर चूक हुई थी पंजाब में, उसको भुनाने की पूरी कोशिश करी किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उसको बैकफुट पर आ गए। कारण कैसे आ गए बैकफुट के ऊपर? कि वो बैकफुट पर इसलिए आ गए क्योंकि आप देखना कि उसके अंदर बहुत सारे वीडियो ऐसे आ गए जिसमें प्रधानमंत्री के बगल में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर के लोग खड़े थे। तो भाई वो चूक, प्रधानमंत्री के झंडे लेकर के खड़े थे तो, और सुरक्षा में चूक क्या, अचानक किसान आ गए तो किसान कोई आतंकवादी तो आए नहीं थे या कोई बहुत बड़ा कोई ब्लास्ट हुआ नहीं था या कोई ऐसी चीज नहीं हुई थी, लेकिन हाँ चूक इसको मान सकते हैं, लेकिन वो एक मानवीय चूक हो सकती है, लेकिन जानबूझकर की गई चूक थी, चूक नहीं हो सकी। बीजेपी ने इसको ये बनाने की कोशिश करी कि चन्नी जो है, चन्नी ने जानबूझ करके ऐसा किया, जबकि वो ऐसा साबित नहीं हुआ। लोगों के सामने बहुत सारे वीडियो आ गए, इस कारण से ये वाला भी जो फैक्टर था उत्तर प्रदेश में शायद काम नहीं करेगा। एक प्रियंका गांधी, देखिए प्रियंका गांधी पिछले बहुत लंबे टाइम से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रियंका गांधी आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएंगी या कांग्रेस बहुत बड़े लेवल के ऊपर जीत के आ जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल सिमट चुकी थी कांग्रेस, वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं तो कुछ उबाल आया है। प्रियंका गांधी एक कांग्रेस को दिखाने की स्थिति में तो आई है, चाहे वो दहाई तक के आंकड़े में आ जाए कांग्रेस या कुछ आ जाए, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि प्रियंका गांधी गेम चेंजर बन जाए, यानी कि प्रियंका गांधी उस स्थिति में आ जाए, कांग्रेस उस स्थिति में आ जाए कि बीजेपी के खिलाफ कोई बड़े गठबंधन को लेकर के सत्तारूढ़ होने की कोशिश की जाए। तो प्रियंका गांधी एक बड़ा फैक्टर है, सीधा हिट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, सीधा हिट कर रहा है, मतलब हर, और उसका जो महिलाओं को लेकर के जो नारा है, प्रियंका गांधी ने जो लड़कियों को लेकर के विशेष अभियान चलाया है, हर घर के अंदर, जैसे कहा था हर घर मोदी, तो हर घर के अंदर प्रियंका दीदी का वो नारा चल रहा है, तो इसको भी नहीं भूलना चाहिए।
और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुजन समाजवादी पार्टी क्यों चुप हो गई है, मायावती क्यों चुप हो गई है, ये सब लोग जानते हैं कि मायावती के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होगा केंद्र का, सरकार का। नहीं तो मायावती तो आप देखिए सबसे ज्यादा एक्टिव रहती थी चुनाव के अंदर। और उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग है वहां पर, उसका वोटर बैंक है, उसके बावजूद भी वो चुप हो गई हैं। तो जो उनका दलित वोट बैंक है वो भाजपा की जगह ये सपा, कांग्रेस, क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे अपना दल, इनके अंदर वो डाइवर्ट होगा। असल में अगर आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे जो दल है ना, उसके अंदर ये दलित वोट बैंक जहां भी जैसा उम्मीदवार होगा उसके हिसाब से डाइवर्ट हो जाएगा वनिस्पत की, वो बीजेपी की तरफ शायद नहीं जाएगा। जो बसपा का जो वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, वो शायद नहीं जाए। योगी के नाम पर कुछ वोट बैंक आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो वर्ग है वो सपा और उसमें खींचने में लग जाएगी। और एक जो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो अखिलेश यादव हैं, उनकी एक तेज तर्रार शैली और उनका जो उन्होंने जो चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर लिया, तो वो सब चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही हैं। फिर भी उसके बाद में भी फिर हम बताते हैं आपको कि 22 साल की उम्र में जिस योगी ने संन्यास ले लिया था, गोरखपुर के मठ के जो मठाधीश हैं योगी, तो वो जो योगी है, उस योगी और मोदी की जो युक्ति है, उसी ने उसको सत्ता पर पहुंचाया था। तो वो जो सत्तारूढ़ आप जब उसके ऊपर हुए, तो मोदी का जो सबसे बड़ा फ्रेम, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरा, एक अच्छा शासन देने में मोदी कामयाब रहे हैं, ये लोगों के मन में भी है। अपराध मुक्त करने के लिए उन्होंने पूरी तमाम कोशिशें करी हैं। तीसरा ये भी है, चूंकि कोरोना के कारण देखिए बहुत सारी स्थितियां बदली, आपने गंगा में लाशें तैरती हुई देखी। कोरोना ने पूरे देश को, तो कोरोना का साइड इफेक्ट भी आ सकता है लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी के सामने, मोदी और योगी की जुगत के सामने, ये सारे जितने भी फैक्टर हैं ये सब एक तरफ और मोदी और योगी एक तरफ। इसलिए शायद आज के इस एपिसोड में, चूंकि ये हर दिन बदलती है राजनीतिक परिस्थितियां, लेकिन आज के इस सारे एपिसोड में इन तमाम व्यवधानों के बाद में, तमाम चुनौतियों के बाद में भी मैं शायद ये कह सकता हूं, मंत्रालय ये कह सकता है कि आएगा तो योगी ही। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।